पुतिन के बम, गोले, मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। रूस की फायर पावर यूरोप की इकोनॉमी को आग लगा रही है। यूक्रेन की जंग के जरिए रशियन बियर यूरोप की यूनिटी, उसकी ताकत और उसकी फायर पावर को निगलता जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के 4 साल पूरे होने में बस 2 महीने और 1 हफ्ते का वक्त बचा है और यूरोप अभी भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद यूक्रेन की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुआ है। यूरोप ने अपने बेहतरीन मॉडर्न वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट यूक्रेन के हवाले कर दिए हैं। पोलैंड और जर्मनी ने अपने फाइटर जेट भेजे हैं। ब्रिटेन ने अपनी सुपर मिसाइल स्टॉर्म शैडो की सप्लाई की है। फ्रांस ने अपनी तोपों, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मिलिट्री एक्सपर्ट यूक्रेन को सौंपे हैं। इटली और स्पेन भी अपने हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी यूरोपीय यूनियन रूसी सेना के जगरनॉट को रोक पाने में नाकाम रहे हैं। करीब 4 साल से चल रही जंग ने यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को, कारखानों को, वेपन फैक्ट्रीज को, पावर स्टेशंस को, रेलवे लाइंस को, कम्युनिकेशन सेंटर्स को, मिलिट्री हार्डवेयर बनाने वाले प्लांट्स को तबाह कर डाला। ब्लैक सी का खूबसूरत बीच सिटी ओडेसा हो, सदियों पुराना शहर और यूक्रेन की राजधानी कीव हो, इंडस्ट्रियल पावर हाउस खार्किव हो या पोलैंड के बॉर्डर पर बसा शहर लीव, पूरा का पूरा यूक्रेन रूस की मिसाइलों, ड्रोन्स, फाइटर प्लेन, तोपों के गोलों और हाइपरसोनिक वेपन्स की जद में आकर तबाह हो रहा है। यूक्रेन तबाह हो रहा है और उसके राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के इशारों पर नाच रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ज्यादा वक्त अपने देश के बजाय लंदन, पेरिस, बर्लिन, ब्रसेल्स और रोम में बीत रहा है। यूरोप के नेता अड़े हुए हैं कि वो यूक्रेन को बचाएंगे, रूस को मिट्टी में मिलाएंगे। मुझे लगता है कि हम सब यूक्रेन में शांति का समर्थन करते हैं और ऐसी शांति वार्ता चाहते हैं जो टिकाऊ और मजबूत शांति की तरफ ले जाए। और मुझे लगता है कि हमारे देश में अभी भी बहुत से दांव हैं। यूक्रेन को इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम पैसे से और हथियारों से मदद दे रहे हैं। और सच्चाई ये है कि रूस की अर्थव्यवस्था तबाह होना शुरू हो चुकी है, खास तौर से जब से हमने और अमेरिका ने ताज़ा सैंक्शंस लगाए हैं। और अब मुझे लगता है कि हमारा और यूक्रेन का रुख बिल्कुल एक है और अमेरिकियों के साथ मिलकर हम शांति वार्ता को आखिरी रूप दे रहे हैं और सबसे अच्छी शर्तों के साथ यूक्रेन के लिए समझौता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे यूरोप की सामूहिक सुरक्षा का मामला है। यूरोप को अपनी ताकत का इस कदर गुमान है कि वो सीधे सीधे रूस को जंग में तबाह करने की चुनौती दे रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर कीयर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हों, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेने हों, ईयू की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कल्लास हो, सबके सब जंग का राग अलाप रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी बार यूक्रेन को जंग रोकने का फॉर्मूला पेश करते हैं, उतनी बार यूरोपियन लीडर ट्रंप के पीस डील वाले फॉर्मूले में पलीता लगा देते हैं। यूरोप की इस हठधर्मी से
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तंग आ चुके हैं। अब तो ट्रंप खुलकर कहने लगे हैं कि यूरोप खुद को तबाही के रास्ते पर घसीट रहा है। Look, Europe has to be very careful. They're doing a lot of things. We want to keep Europe Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad directions. That was a big thing. ट्रंप की चेतावनी के बावजूद यूरोप के नेता अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं। इसीलिए अब तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि वो यूरोप से जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोपीय देश जंग पर आमादा हैं तो फिर यही सही। पुतिन ने कहा कि यूरोप के नेता याद रखें, ये ऐसी जंग होगी जिसके खात्मे के बाद कोई बातचीत के लिए नहीं बचेगा। हम यूरोप के साथ युद्ध लड़ने नहीं जा रहे। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन अगर अचानक यूरोप हमारे साथ युद्ध के लिए बेकरार है और इसकी शुरुआत करता है तो यकीन जानिए कि हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बारे में किसी को शक व शुबा नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन में हम सर्जिकल एक्शन कर रहे हैं, सटीक हमले कर रहे हैं। ये ऐसा युद्ध नहीं है जिसको हम एक सीधे आधुनिक युद्ध की संज्ञा दे सकें। अगर यूरोप अचानक हमारे साथ युद्ध करने का फैसला करता है और जंग का आगाज करता है तो बड़ी तेजी से ऐसे हालात बन सकते हैं जिनमें हमारे साथ बातचीत के लिए शायद फिर कोई न बचे। यूरोप को पुतिन की इस चेतावनी ने तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा और करीब ला दिया है, क्योंकि अगर यूरोप और रूस के बीच युद्ध छिड़ा तो यकीनन इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। मैक्रो, स्टारमर, मेलोनी और फेडरिक मर्च के बयानों और उनकी हरकतों से तो यही लगता है सीखने के बजाय यूरोप के उन्मादी नेता अब अपनी घरेलू चुनौतियों से ध्यान बटाने के लिए दुनिया को तीसरे महायुद्ध की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि कभी दुनिया के तमाम देशों को अपना गुलाम बनाने वाला यूरोप आज चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। यूक्रेन में शांति के बजाय रूस से टकराव मोल लेने की वजह से यूरोप की इकोनॉमी तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में यूरोप अमेरिका और चीन से बहुत पिछड़ चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भी यूरोप फिसड्डी है। वहीं बूढ़ी होती आबादी से निपटने के लिए जर्मनी समेत तमाम यूरोपीय देशों ने अप्रवासियों को अपने यहां आने दिया। अप्रवासियों की ये बाढ़ आज यूरोपियन आइडेंटिटी, यूरोपियन कल्चर और ईसाइयत के लिए बड़ी खतरा बनती जा रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार यूरोप को इस खतरे के प्रति आगाह कर रहे हैं। Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. And I have to say, I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. But you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. This cannot be sustained. ट्रंप यूरोप के जिस संकट की बात कर रहे हैं उसका सबसे ज्यादा शिकार तो वो ब्रिटेन है जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। लेकिन आज ब्रिटेन की राजधानी लंदन अप्रवासी गैंग्स का अड्डा बन चुकी है। फोन स्नैचिंग, दुकानों में लूटपाट की घटनाएं आम हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है। गजा के बहाने ब्रिटेन के ओरिजिनल निवासियों को टारगेट किया जाता है। ग्रूमिंग गैंग्स ब्रिटेन की कमसिन लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। घुसपैठियों का यह कहर सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश भी इसकी चपेट में हैं। फ्रांस ने हाल ही में राजधानी पेरिस में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है। पेरिस के न्यू ईयर के मौके पर चैम्प्स एलिस में होने वाले इस प्रोग्राम में शामिल होने दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन अवैध घुसपैठियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस बार ये ग्रैंड प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। आयोजकों को डर था कि अप्रवासियों की भारी भीड़ इस प्रोग्राम के रंग में भंग डाल सकती है।
फ्रांस में तो अप्रवासियों का हाल ये है कि वो कभी गजा के नाम पर तो कभी पेंशन रिफॉर्म के विरोध के नाम पर और कभी फुटबॉल मैच में जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं और फिर जमकर लूटपाट करते हैं। अप्रवासियों की इसी बढ़ती हुई मार को देखते हुए फ्रांस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हाल ही में बयान दिया था कि फ्रांस को अपने बच्चों को जंग में गंवाने के लिए तैयार होना होगा। हमारे पास जिस बात की कमी है वो ये है कि हम अभी भी जंग के मैदान में अपने नौजवानों को गंवाने के विचार से घबराते हैं। सेनाएं अपने मुल्कों का आईन होती हैं, क्योंकि दुनिया भर की सेनाओं में 18 से 27 साल के नौजवान तैनात होते हैं। ये सैनिक युवा होते हैं, ये आप जैसे समुदायों से होते हैं। वो लोग आदर्शवादी होते हैं और अगर उनको लगता है कि उनका देश उनके साथ है तो वो अपने देश के लिए जान गंवाने के लिए भी तैयार हैं। अगर उनका देश इस ख्याल से कमजोर पड़ता है कि उसे अपने बच्चों को जंग के मैदान में गंवाना होगा तो उस देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, जिसकी हालत घुसपैठियों ने पतली कर रखी है। वहीं यूरोप का इकोनॉमिक इंजन कहे जाने वाले जर्मनी की हालत भी खराब है। यूक्रेन युद्ध, रूस से सस्ता ईंधन आना बंद होने, चीन से कंपटीशन के बीच बूढ़ी होती आबादी ने जर्मनी को आर्थिक तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कामगारों की कमी से निपटने के लिए जर्मनी ने अपने यहाँ भारी तादाद में विदेशी अप्रवासियों को बसाया, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि जर्मनी की सेना में भर्ती होने के लिए पर्याप्त नौजवानों की कमी है। इसीलिए जब जर्मनी ने सेना की भर्ती के लिए युवाओं के मेडिकल को कंपलसरी किया तो तमाम शहरों में इसका विरोध होने लगा। जर्मनी के युवाओं का कहना है कि वो ऐसी बेवजह की जंग लड़कर जान गंवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जो उनके नेताओं की नाकाम लीडरशिप का नतीजा है। हमारे देश में बहुत ज्यादा सेक्सिज्म है, बहुत ज्यादा नस्लवाद है। जर्मन सैन्य बलों पर बहुत हमले होते हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी नागरिक को वहां जाना पड़े। हम अपनी उम्र के लोगों को रिजर्व सैनिक की सूची में नहीं डालने देना चाहते, वरना उनको जंग लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। और यकीनन अगर हम बड़ी तस्वीर की बात करें तो हम पूरे यूरोप में ऐसे युद्ध उन्माद के खिलाफ हैं। हम दोबारा यूरोपीय देशों को हथियार बंद करने के खिलाफ हैं। हम सेना में बढ़ोतरी करने, हमारी आमदनी को सैन्य खर्च पर बर्बाद करने के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन अफसोस है कि आज यूरोप की राजनीति यही हो रही है। ये हमारे भविष्य के लिए खतरा है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस के पड़ोसी और यूरोपियन यूनियन के तीसरे सबसे पावरफुल देश इटली पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। अप्रवासियों की तादाद बढ़ती जा रही है तो आर्थिक तरक्की की रफ्तार मंद पड़ती जा रही है। सरकारी खजाना खाली है, सरकार कर्ज पर चल रही है। जॉर्जिया मेलोनी अप्रवासियों के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में आई थी, लेकिन इटली में बूढ़ी होती आबादी उनके लिए चुनौती बन गई है। जो इटली की समस्या है वो पूरे यूरोप की परेशानी है। अमेरिका और चीन बहुत आगे निकल चुके हैं और यूरोप के सामने भविष्य का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि यूरोप तो अमेरिका का गुलाम है।